वेलकम टू एपी स्ट्रेटजी के आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट किस उद्देश्य से दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार देने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है 1600 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी को कितने वर्षों के लिए अधिकार मिला था। 15 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है 1726 के चार्टर एक्ट का मुख्य प्रभाव क्या था। तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में महापौर न्यायालयों की स्थापना करना। अगला प्रश्न है 1726 के चार्टर एक्ट के तहत किस कानून को लागू किया गया था। इंग्लैंड का कॉमन लॉ। अगला प्रश्न है 1726 के चार्टर एक्ट से पहले न्याय कौन करता था। कंपनी के गवर्नर और परिषद ने। अगला प्रश्न है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लगाया गया। कंपनी के प्रशासनिक भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है 1773 के अधिनियम ने किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया। वारेन हेस्टिंग को। अगला प्रश्न है 1773 का नियम से किस न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट का। अगला प्रश्न है 1773 अधिनियम की सबसे बड़ी कमी क्या थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों का अस्पष्ट विभाजन। अगला प्रश्न है 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट का उद्देश्य क्या था। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के अधिकार स्पष्ट करना। अगला प्रश्न है 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था। कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना। अगला प्रश्न है 1784 के अधिनियम से किस दोहरे शासन की शुरुआत हुई। कंपनी और क्राउन का। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य क्या था। राजनीतिक मामलों की निगरानी करना। अगला प्रश्न है 1793 का चार्टर एक्ट किससे संबंधित था। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के नवीकरण से। अगला प्रश्न है नवीनीकरण से। अगला प्रश्न है 1793 के चार्टर एक्ट ने किस अस्थायी बंदोबस्त लागू करने की शक्ति दी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है 1813 के चार्टर एक्ट का ऐतिहासिक महत्व क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत। अगला प्रश्न है 1813 के चार्टर एक्ट ने किसे भारत आने की अनुमति दी। मिशनरियों को। अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर एक्ट का प्रमुख परिवर्तन क्या था। कंपनी का पूर्णतः प्रशासनिक संस्था बनाना। अगला प्रश्न है 1833 के अधिनियम ने किस पद को सृजित किया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का। अगला प्रश्न है 1833 अधिनियम के अनुसार पहला कानून सदस्य कौन बना। लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न है 1853 के चार्टर एक्ट की विशेषता क्या थी। विधायी और कार्यकारी परिषद की पृथककरण। अगला प्रश्न है 1853 के अधिनियम ने किस प्रणाली की नींव रखी। प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। इनफील्ड राइफल की कस्तूस। अगला प्रश्न है 1858 के भारत सरकार अधिनियम का मुख्य परिणाम क्या था। कंपनी शासन का अंत। अगला प्रश्न है 1858 अधिनियम से भारत का शासन किसे सौंपा गया। ब्रिटिश क्राउन को। अगला प्रश्न है 1858 के अधिनियम से कौन सा पद समाप्त हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगला प्रश्न है 1858 अधिनियम में भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी था। ब्रिटिश संसद के। अगला प्रश्न है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण था। विधायी परिषदों में भारतीयों की भागीदारी हेतु के लिए। अगला प्रश्न है 1861 अधिनियम से किस प्रणाली की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली का। अगला प्रश्न है 1861 अधिनियम ने किसे कानून बनाने का अधिकार दिया। प्रांतीय सरकारों को। अगला प्रश्न है 1892 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है 1892 अधिनियम ने बजट पर चर्चा
का अधिकार किसे दिया? विधान परिषद के सदस्यों को। अगला प्रश्न है 1909 अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? 1909 के अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। अगला प्रश्न है 1919 अधिनियम की सबसे विवादास्पद व्यवस्था क्या थी? पृथक निर्वाचक प्रणाली। अगला प्रश्न है 1919 अधिनियम से मुसलमानों को क्या विशेष अधिकार मिला? अलग निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न है 1919 का भारत सरकार अधिनियम किस सिद्धांत पर आधारित था? द्वैध शासन पर। अगला प्रश्न है द्वैध शासन प्रणाली किस स्तर पर लागू हुई? प्रांतीय स्तर पर। अगला प्रश्न है 1919 अधिनियम की सिफारिश किस रिपोर्ट पर आधारित थी? मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर। अगला प्रश्न है 1919 अधिनियम में आरक्षित विषय कौन से थे? कानून व्यवस्था और वित्त। अगला प्रश्न है 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस लिए जाना जाता है? संघीय ढांचे की रूपरेखा के रूप में। अगला प्रश्न है 1935 अधिनियम में संघ क्यों अस्तित्व में नहीं आया? देशी रियासतों की असहमति के कारण। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम से किस पद की स्थापना हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की। अगला प्रश्न है 1935 अधिनियम में कितनी सूचियां थीं? 3 सूचियां। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में शासन कैसा था? सैद्धांतिक रूप से संघीय पर व्यवहार में एकात्मक। अगला प्रश्न है 1937 के चुनाव में किस अधिनियम के अंतर्गत हुए? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई? 7 प्रांतों में। अगला प्रश्न अगस्त प्रस्ताव 1940 का उद्देश्य क्या था? भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों को क्या आश्वासन दिया गया था? उनके अधिकारों की सुरक्षा। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन 1942 क्यों विफल हुआ? तत्काल स्वतंत्रता की मांग अस्वीकार होने से। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन में प्रस्ताव था, क्या प्रस्ताव था? युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में। अगला प्रश्न है बेबेल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन। अगला प्रश्न है शिमला सम्मेलन क्यों असफल हुआ? मुस्लिम लीग की पृथक प्रतिनिधि की मांग से। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन का मुख्य प्रस्ताव क्या था? संयुक्त भारत का संघ। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन ने कितने समूह का प्रस्ताव रखा? 3 समूह का। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 में। अगला प्रश्न 1947 के अधिनियम से भारत को क्या दर्जा मिला? डोमिनियन का। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कितने डोमिनियन बने? 2। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन और जिन्ना। अगला प्रश्न है 1947 अधिनियम ने किस अधिनियम को निरस्त किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न है संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का कारण क्या था? पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है संविधान में मूल अधिकार किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अगला प्रश्न है
संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है संघीय ढांचा किस देश से प्रेरित है? कनाडा से। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न है विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? 299। अगला प्रश्न है संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या क्या थी? कुल बैठकों की संख्या क्या थी? 11 सत्र 165 अगला प्रश्न है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से है? रूस से। अगला प्रश्न है संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किससे ली गई है? जर्मनी से। अगला प्रश्न है संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किससे ली गई है? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। अगला प्रश्न है संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है संविधान के उद्देशिका का स्रोत क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा की भाषा क्या थी? हिंदी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? प्रारूप समिति ने। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है 1600 के चार्टर एक्ट ने कंपनी को कौन सा अधिकार नहीं दिया था? कर लगाने का अधिकार। अगला प्रश्न है 1726 के चार्टर एक्ट के तहत अपील कहाँ की जाती थी? प्रिवी काउंसिल में। अगला प्रश्न है 1726 के चार्टर में भारतीयों की स्थिति कैसी थी? अंग्रेजी कानून के अधीन थी। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले भारत का प्रशासन किसके अधीन था? पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के। अगला प्रश्न है 1773 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? 4। अगला प्रश्न है 1773 अधिनियम में गवर्नर जनरल का मत कैसा था? निर्णायक मत। अगला प्रश्न सुप्रीम कोर्ट 1774 की स्थापना कहाँ हुई थी? पोर्ट विलियम कलकत्ता में। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा एम्पे। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट और कंपनी अधिकारियों के बीच संघर्ष का कारण क्या था? अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता। अगला प्रश्न है एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने किसे विशेष छूट दी थी? कंपनी के कर्मचारियों को। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया एक्ट में वाणिज्यिक कार्य किसके पास रहे? कंपनी के पास। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया एक्ट में राजनीतिक कार्य किसके पास गए? ब्रिटिश सरकार के पास। अगला प्रश्न है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6। अगला प्रश्न ईस्ट इंडिया एक्ट में कंपनी का मुख्य प्रमुख कौन बना? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अगला प्रश्न है 1793 चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल को क्या विशेष अधिकार दिया? अध्यादेश जारी करने का। अगला प्रश्न है 1793 चार्टर एक्ट में कर्मचारियों को वेतन क्यों दिए गए? रिश्वत रोकने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है 1813 चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई? 1 लाख रुपए वार्षिक। अगला प्रश्न है 1813 चार्टर एक्ट में भारतीय व्यापार पर कौन सा प्रतिबंध रहा? चाय और चीन व्यापार। अगला प्रश्न है 1873 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा से संबंधित क्या व्यवस्था थी? दास प्रथा का उन्मूलन। अगला प्रश्न है 1873 अधिनियम में कानून निर्माण की शक्ति किसके पास गई? केंद्रीय विधान परिषद के पास। अगला प्रश्न है 1833 अधिनियम में प्रांतों की विधायी शक्ति क्या हुआ? समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है लॉर्ड मैकाले किस आयोग के अध्यक्ष थे? विधि आयोग का। अगला प्रश्न मैकाले मिन्स किस विषय से संबंधित थे? शिक्षा नीति से। अगला प्रश्न है
1853 के चार्टर एक्ट में किस प्रकार की नियुक्ति व्यवस्था आई? खुली प्रतियोगी परीक्षा का। अगला प्रश्न 1853 अधिनियम में पहली बार क्या नहीं बताया गया? कंपनी के अधिकारों की अवधि। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश नीति में क्या परिवर्तन लाया? प्रत्यक्ष क्राउन शासन का। अगला प्रश्न है 1858 अधिनियम में वायसराय किसका प्रतिनिधि था? ब्रिटिश सम्राट का। अगला प्रश्न है 1858 के महारानी विक्टोरिया की घोषणा का मुख्य वचन क्या था? धार्मिक तटस्थता। अगला प्रश्न है 1861 परिषद अधिनियम में कितने भारतीय नामित किए गए थे? 6। अगला प्रश्न है 1861 अधिनियम ने किस प्राचीन संस्था को पुनर्जीवित किया? विधायी परिषद को। अगला प्रश्न है 1876 के शाही उपाधि अधिनियम से क्या हुआ? विक्टोरिया भारत की समाग्नि बनी। अगला प्रश्न है 1892 अधिनियम में निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष और सीमित। अगला प्रश्न 1892 अधिनियम में प्रश्न पूछने का अधिकार किसे मिले? विधान परिषद के सदस्यों को। अगला प्रश्न है 1909 अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किसने किया? मार्ले ने। अगला प्रश्न है 1909 अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषदों में क्या बढ़ा? निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न है पृथक निर्वाचन प्रणाली का सबसे पहले विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। अगला प्रश्न है 1909 में अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्यों दिया गया? राजनीतिक संतुलन हेतु के लिए। अगला प्रश्न 1919 में अधिनियम में द्वैध शासन किसने प्रस्तावित किया? मोंटेगू ने। अगला प्रश्न है द्वैध शासन में स्थानांतरित विषय कौन से थे? शिक्षा, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न द्वैध शासन में आरक्षित विषय कौन नियंत्रित करता था? गवर्नर। अगला प्रश्न है 1919 अधिनियम के तहत केंद्रीय शासन कैसा था? उत्तरदायित्वहीन। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? भारतीय सदस्य न होने के कारण, भारतीय सदस्य न होने से। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन की सिफारिश पर क्या समाप्त हुआ? द्वैध शासन। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित थी? भारतीय संविधान का प्रारूप से। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस क्यों अनुपस्थित थी? सबने अवग आंदोलन के कारण। अगला प्रश्न है 1935 अधिनियम का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? साइमन कमीशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न है 1935 अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता किस वर्ष लागू हुई थी? 1937 में। अगला प्रश्न है 1935 अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। अगला प्रश्न है संघीय न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर। अगला प्रश्न है 1935 अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र क्यों दिया? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने दिया? लॉर्ड लिनिथगो ने। अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव में संविधान निर्माण का अधिकार किसे देने की बात थी? भारतीयों को। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन में प्रांतों को क्या विकल्प दिया गया? संघ से अलग होने का। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन में रक्षा किसके अधीन रहनी थी? ब्रिटिश सरकार के पास। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न है बेबेल योजना में कार्यकारी परिषद में कितने भारतीय प्रस्तावित थे? बहुमत। अगला प्रश्न है शिमला सम्मेलन में सबसे बड़ा विवाद क्या था? मुस्लिम प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन में संघ के पास कौन से विषय थे? रक्षा, विदेश, संचार। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा कैसी थी? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अगला प्रश्न अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना 1947 का आधार क्या था? विभाजन। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस संसद ने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने। अगला प्रश्न है 1947 अधिनियम में देशी रियासतों की स्थिति क्या हुई? संप्रभुता समाप्त। अगला प्रश्न संविधान सभा में ने मौलिक अधिकारों पर किस समिति से मसौदा लिया? सरपू समिति से। अगला प्रश्न है
पारूल समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। अगला प्रश्न है, पारूल समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में संघीय ढांचे का समर्थन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? भाग 18 में। अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद कौन सा रहा है? अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान कहाँ है? भाग 2 में। अगला प्रश्न है, संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सबसे अधिक भाषण किसने दिया? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? कार्य की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किससे प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होते समय भारत में कितने राज्य थे? 27। अगला प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में प्रकाशित हुई? अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सबसे कम उम्र की सदस्य कौन थी? दक्षिणी वेल यूधन। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किसने दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न है, मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा है? केशवानंद भारती से। अगला प्रश्न है, संविधान में पंचायती राज का उल्लेख मूलतः कहाँ था? नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, संविधान में स्थानीय स्वशासन को कब जोड़ा गया? 73वें और 74वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 10। अगला प्रश्न है, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य का कब जोड़ा गया? 66वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किए? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार के थे? नामित और निर्वाचित। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने कब भाग लेना छोड़ा? 1947 के बाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल समितियों की संख्या कितनी थी? 22। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, 1600 के चार्टर एक्ट में अंतिम अपील किसके पास थी? ब्रिटिश क्राउन के पास। अगला प्रश्न है, 1700 के चार्टर ने भारतीयों के लिए कौन सी असमानता पैदा की? अंग्रेजों को विशेष न्यायिक संरक्षण। अगला प्रश्न है, रेगुलेटरी एक्ट 1773 में संसद के सर्वोच्चता पहली बार कैसे सिद्ध हुई? कंपनी पर संसदीय नियंत्रण से। अगला प्रश्न है, 1773 अधिनियम में प्रांतीय गवर्नरों की स्थिति कैसी हो गई? बंगाल के अधीन। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट बनाम परिषद संघ का ऐतिहासिक मामला कौन सा था? नंद कुमार केस। अगला प्रश्न है, नंद कुमार केस में किस सिद्धांत की आलोचना हुई? पूर्वव्यापी दंड का। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में भारतीय परंपराओं को कैसे मान्यता दी? व्यक्तिगत कानून स्वीकार कर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एक्ट ने कंपनी को किस रूप में परिवर्तित किया? अर्ध सरकारी संस्था में। अगला प्रश्न है, 1784 अधिनियम के बाद वास्तविक सत्ता किसके पास चली गई? ब्रिटिश कैबिनेट के पास। अगला प्रश्न है, 1793 चार्टर एक्ट में प्रेस स्वतंत्रता किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, 1813 के चार्टर एक्ट से भारतीय पूंजीपतियों पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा बढ़ी। अगला प्रश्न है, 1813 अधिनियम में शिक्षा सहायता का उद्देश्य क्या था?
पश्चात शिक्षा का प्रसार। अगला प्रश्न है 1833 चार्टर एक्ट ने भारत को किस प्रकार का राज्य माना? एकीकृत प्रशासनिक इकाई। अगला प्रश्न है 1833 अधिनियम में कानून का क्षेत्र कैसा बना? अखिल भारतीय। अगला प्रश्न है मैकाले के विधि आयोग का पहला कार्य क्या था? दंड संहिता का प्रारूप। अगला प्रश्न है 1853 चार्टर एक्ट से नौकरशाही कैसे बनी? योग्यता आधारित। अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह के बाद सेना में कौन सा सिद्धांत अपनाया गया? फूट डालो और राज करो नीति का। अगला प्रश्न है 1858 अधिनियम ने भारत सचिव को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया? प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण देकर। अगला प्रश्न है 1861 परिषद अधिनियम ने विकेंद्रीकरण को क्यों बढ़ाया? प्रांतीय कानून शक्ति लौटाकर। अगला प्रश्न 1876 शाही उपाधि अधिनियम का राजनीतिक उद्देश्य क्या था? भारतीयों की निष्ठा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न 1892 अधिनियम से प्रतिनिधित्व कैसा बना? सांकेतिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है 1909 अधिनियम ने सांप्रदायिकता को कैसे बढ़ाया? पृथक निर्वाचन संस्था बनाकर। अगला प्रश्न माल्य सुधारों में कार्यपालिका का उत्तरदायित्व क्यों नहीं आया? गवर्नर की सुरक्षा के कारण। अगला प्रश्न है 1919 अधिनियम में केंद्र प्रांत संबंध कैसे थे? केंद्रीकृत। अगला प्रश्न है द्वैध शासन को विफल किसने सिद्ध किया? साइमन कमीशन ने। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन ने संघीय व्यवस्था का सुझाव क्यों दिया? भारतीय असंतोष शांत करने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट की सबसे प्रगतिशील मांग क्या थी? मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है गोलमेज सम्मेलनों का मुख्य एजेंडा क्या था? संवैधानिक सुधार। अगला प्रश्न 1935 अधिनियम में गवर्नर जनरल की स्थिति कैसी थी? शक्तिमान। अगला प्रश्न 1935 अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता क्यों सीमित थी? गवर्नर के विशेषाधिकारों से। अगला प्रश्न है संघीय न्यायालय को अपील कहाँ की जा सकती है? प्रिवी काउंसिल में। अगला प्रश्न है 1937 प्रांतीय मंत्रिमंडलों का ऐतिहासिक महत्व क्या था? उत्तरदायित्व शासन का अभ्यास। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध ने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया? स्वतंत्रता प्रक्रिया तेज की। अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव 1940 की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? आत्मनिर्णय की अस्पष्टता। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन में राष्ट्रवादी असंतोष क्यों रहा? तत्कालिक सत्ता हस्तांतरण न होने से। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का संवैधानिक प्रभाव क्या पड़ा? ब्रिटिश नीति कठोर हुई। अगला प्रश्न है बेबल योजना में विफलता का मूल कारण क्या था? सांप्रदायिक गतिरोध। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन सबसे यथार्थवादी पक्ष क्या था? विभाजन टालने का प्रयास। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन समूह व्यवस्था क्यों विफल हुई? राजनीतिक अविश्वास से। अगला प्रश्न है आंतरिक सरकार को किसने कमजोर किया? मुस्लिम लीग की रणनीति। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना की सबसे निर्णायक विशेषता क्या थी? त्वरित सत्ता हस्तांतरण करना। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सत्ता हस्तांतरण कैसे किया? कानूनी वैधता देकर। अगला प्रश्न है संविधान सभा को संप्रभु निकाय कब माना गया? 1947 के बाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने ब्रिटिश अधिनियम से विच्छेद कब किया? स्वतंत्रता के बाद। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति का कार्यकाल कैसा था? सबसे तकनीकी। अगला प्रश्न है BN राव की भूमिका क्या थी? संवैधानिक प्रारूप सलाहकार की। अगला प्रश्न है अंबेडकर ने संविधान को कैसा बताया? सामाजिक दस्तावेज। अगला प्रश्न है संविधान सभा में संघवाद का स्वरूप कैसा चुना गया? मजबूत केंद्र। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने प्रिवी काउंसिल को क्यों अस्वीकार किया? संप्रभुता के कारण। अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन शक्ति किसे दी गई? संसद को। अगला प्रश्न है संविधान लागू होने पर गवर्नर जनरल का पद क्या हुआ? समाप्त हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।